ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। उन्होंने इस मौके पर एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया है। साथ में मोजाम्बिक और तिमूर के राष्ट्रपति मौजूद रहे। तो ये गांधीनगर गुजरात की तस्वीरें हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और मोजाम्बिक और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति भी उनके साथ इस मौके पर शामिल रहे, जब उन्होंने एक पोस्टल स्टैंप का भी राष्ट्र को समर्पित किया, एक जारी किया दरअसल। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि आज का ये जो ग्लोबल गुजरात वाइब्रेंट समिट है, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट रहेगा। और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया है। विश्व स्तरीय अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद का प्रदर्शन जो इस ट्रेड शो में किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक पोस्टेज स्टैंप भी जारी किया और इस मौके पर पूर्वी तिमोर और मोजाम्बिक के राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये वाइब्रेंट गुजरात समिट, 10वीं जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है ये, और ट्रेड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का शुभारंभ किया। तो गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने एक पोस्टल स्टैंप भी जारी किया। उनके साथ मोजाम्बिक और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है, इसमें विश्व स्तरीय कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पाद का प्रदर्शन कर रही हैं। ट्रेड शो के कुछ फोकस सेक्टर की अगर बात की जाए तो ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि MSME और ब्लू इकोनॉमी की बात कही जा रही है। ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल है। और आज प्रधानमंत्री का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है गुजरात में। इस लिहाज से हमारी संवाददाता मेघना देव इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त गांधीनगर गुजरात से जुड़ रही हैं। मेघना, किस तरह से आप देख रही हैं ये जो ट्रेड शो जिसका उद्घाटन किया गया है, क्योंकि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो है इसमें बताया जा रहा है कि विश्व स्तरीय कंपनियां अत्याधुनिक तकनीक से बने उत्पादों का प्रदर्शित कर रही हैं। किस तरह से ये ओवरऑल जो 10वीं समिट है इसके बारे में आप बताएंगी और किस तरह से आज का कार्यक्रम चल रहा है, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आज सुबह से ही हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिमोर लेस्टे और मोजाम्बिक के राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने बायलैटरल बातचीत की है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है। उसके बाद वो कई सीईओ से मिले और सबसे अहम अब जो उन्होंने उद्घाटन किया है इस जो अगर हम देखें जो ये जो उद्घाटन हुआ है वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का, ये जो उद्घाटन है वो एक बहुत अहम एस्पेक्ट है वाइब्रेंट गुजरात समिट का, क्योंकि हम हर बार जब से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत हुई है हमने देखा है कि ये एक ट्रेड शो किया जाता है जिसमें कई एग्जिबिटर्स आते हैं। एग्जिबिटर्स अपने टेक को, अपने बिजनेस जो हो सकता है उसके बारे में और कई चीजों को यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, कई चीजों को यहाँ पर एग्जिबिट करते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, डेलीगेट्स आते हैं, वो पवेलियन विजिट करते हैं, देखते हैं, जानते हैं कि क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, क्या क्या काम हो सकता है, कहाँ पर कोलैबोरेशन हो सकता है, टेक के क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्रों की भी बात करें। और अगर हम देखें तो प्रदर्शनी और स्टॉल के साथ तकरीबन 2 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में ये भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल ट्रेड शो है।
और अगर इसमें हम देखें तो कई डोम्स बनाए गए हैं इस ग्लोबल ट्रेड शो में। कई जो अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं। कई कंट्रीज भी, पार्टनर कंट्रीज भी हिस्सा ले रही हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, एस्टोनिया, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, रशिया, रवांडा, कई ऐसे, वियतनाम के जैसे कई ऐसे देश हैं, तकरीबन 20 देश हैं जो अपने अपने देश के उद्योग की जानकारी इसमें दे रही हैं इस ट्रेड शो में। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में अलग अलग जो इनोवेशन हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, R&D के भी कई हमने डिस्प्लेज एंड एग्जिबिट्स देखे जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो नए टेक में जिस किस्म का रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से इनोवेशन हो रहा है, उस पर भी खास तौर पर फोकस है इस ट्रेड शो में। अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 100 गेस्ट कंट्रीज हैं इस ट्रेड शो में और तकरीबन 33 देश जो पार्टनर कंट्री हैं वो जो देश हैं वो पार्टनर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर हम देखें तो एस्पेक्ट्स इसके खास ये हैं कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है, ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सिरेमिक केमिकल्स की बात करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं, और उसके साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे पोर्ट और मरीन का क्षेत्र है और कोई हाईटेक क्षेत्र है, टेक का क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों में किस तरीके से सर्विसेज दी जा सकती हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से काम आगे बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट को ट्रैक किया जा सकता है, उस पर बेशक फोकस है। और नए क्षेत्रों की अगर बात करते हैं निखिल, तो ग्रीन हाइड्रोजन का एक जो क्षेत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईवीज का क्षेत्र बहुत अहम है, सेमीकंडक्टर्स का क्षेत्र बहुत उभरता हुआ है। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रॉन के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने जो सानंद में, गुजरात में जो माइक्रॉन का जो प्लांट बन रहा है उसके ऊपर भी बातचीत की और उसमें इस बात को स्पष्ट रूप से रखा गया कि ना केवल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एक फोकस है, बल्कि वर्कफोर्स को सेमीकंडक्टर के अनुसार से, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करने के अनुसार से तैयार किया जाए, इस पर भी बहुत फोकस है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो काफी सारी पार्टनर कंट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं, काफी सारा जो अगर हम देखें तो ग्लोबल बिजनेस जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मौजूदगी इस ट्रेड शो में नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर ये भी समझना चाहेंगे कि इस ट्रेड शो में क्या बिजनेस टाइज और कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपस में बातचीत हो सकेगी, क्या इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी अट्रैक्ट किए जा सकेंगे? देखिए, ट्रेड शो में अगर हम देखें तो मेक इन गुजरात, आत्मनिर्भर भारत के जैसे कई 13 तरीके की थीम्स हैं। इन थीम्स में अगर हम जब देखते हैं जो डेलीगेट्स आते हैं विजिट करने के लिए, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, कई कंपनीज के जो स्टेक होल्डर्स आते हैं, स्टार्टअप्स को भी जगह दी गई है। तो ऐसे में जब बिजनेस से संबंधित लोग आते हैं तो बेशक किस तरीके से चीजों को आगे ले जाया जाए, मीटिंग्स आगे मतलब एक तरीके से अगर कहें तो ये एक बेस होता है ताकि बातचीत आगे बढ़ सके और वो फ्रुक्टिफाई हो सके, कुछ उसका एक सफल रिजल्ट, उसका पॉजिटिव रिजल्ट निकल सके। तो एग्जीबिशन में ट्रेड शो में इस चीज को दिखाया जाता है कि किन प्रोडक्ट्स पर, क्या टेक्नोलॉजी पर, किस चीज पर आगे जो फाउंडेशन है वो बिजनेस का फाउंडेशन रखा जा सकता है। तो बेशक इन चीजों पर बात तो होती ही है, लेकिन उसके साथ ही अगर हम देखें तो MSMEs को भी काफी ज्यादा इस बार प्राथमिकता दी गई है। ये प्रदर्शनी एक तरीके से देखें तो खास ध्यान केंद्रित करेगी और उसके साथ ही IT और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंध जो भी सेवाएं हैं वो और उनसे संबंधित जो स्टार्टअप्स हैं उनको भी जगह दी गई है और टेकेड पवेलियन को तैयार किया गया है। तो टेक पे भी काफी ज्यादा फोकस है, क्योंकि जिस तरीके से कहते हैं कि अब जो व्यापार होता है वो काफी सॉफ्टवेयर में, ICT में, इमर्जिंग टेक में काफी ज्यादा संभावनाओं को और ज्यादा तलाशने की कोशिश कर रही हैं कंपनियां लगातार AI के क्षेत्र में और इस तरीके से ICT, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग एरिया है, प्रॉमिसिंग है, जिस पर बेशक जो व्यापारी हैं उनकी भी निगाहें रहती हैं और उसके साथ ही जो कोलैबोरेटर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी भी निगाहें रहती हैं। जी, आपने कहा कि MSME एक फोकस सेक्टर रहेगा इसमें, क्या ये इसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं या जो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है बिजनेस टाइज के संदर्भ में, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स के संदर्भ में?
बिल्कुल, चूंकि एक तरीके से देखें तो एमएसएमईज की जब बात करते हैं तो ऐसे बड़े ट्रेड शोज में या ऐसे बड़े ट्रेड फेयर, जिस तरीके से निखिल हम जानते हैं दिल्ली में भी जिस किस्म का बड़ा ट्रेड फेयर लगता है, तो काफी ज्यादा जो एमएसएमईज हैं, छोटे मझोले जो उद्योग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। ये प्लेटफॉर्म उनको बेशक कई तरीकों से इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करने के लिए भी मिलता है, कई तरीकों से उनको वेंडर्स और ज्यादा मिलते हैं कि कहाँ कहाँ वो अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं, किन किन जगहों पे इसकी डिमांड है, और कई बार उनको और ज्यादा उनके डेवलपमेंट में और ज्यादा क्या बेहतर कर सकते हैं, वो उसकी भी जानकारी अलग अलग जो विजिटर्स आते हैं, जो डेलीगेट्स आते हैं, उनसे उनको मिलती है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, ना केवल बिजनेस के लिहाज से बल्कि एक एमएसएमई का जो क्षेत्र है, उनके पर्सनल जो बिजनेस होता है उसके ग्रोथ के लिहाज से भी बड़ा एक्सचेंज जो होता है, ओपिनियंस का एक्सचेंज जो होता है, फीडबैक का, वो काफी महत्व रखता है। क्योंकि यहाँ पर ना केवल एक रीजन से लोग आते हैं बल्कि विश्व भर से लोग आते हैं, तो उनका जो नजरिया होता है वो बेशक डिफरेंट होता है। वो अलग अलग जगहों की अलग अलग जरूरतों को जानते हैं, डिमांड एंड सप्लाई को जानते हैं, तो वो बेशक एक बेहतर अगर हम बात करें तो बेहतर ओपिनियन भी दे सकते हैं और इस चीज को और ज्यादा आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो ट्रेड शो के दौरान ना केवल इस तरीके का एग्जिबिट का स्कोप रहता है, बल्कि जिस तरीके से आप पूछ रहे थे निखिल, रिवर्स बायर सेलर मीट और वेंडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे कई जो प्रोग्राम्स हैं उनका भी आयोजन किया जाता है, जिससे कि और ज्यादा एक्सपोजर मिल सके और किस तरीके से वेंडर्स को उनके ग्रोथ के लिए और इस तरीके के सेमिनार्स करके उनको कैसे आगे बढ़ने में मदद मिले, इस पर भी फोकस रहता है जी। अगर देखें तो ट्रेड शो में कई पवेलियंस हैं जिनकी स्पेशल अगर हम देखें तो सेक्टर्स को डेडिकेटेड है। जैसे बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, ग्रीन स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, या फिर सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, या फिर आर्थिक विकास के जो एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। तो इस पर फोकस्ड भी पवेलियंस बनाए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय थीम पवेलियन जिसकी मैं बात कर रही थी, उसमें तकरीबन 20 देश हिस्सा ले रहे हैं, तो जो कि अपने अपने देशों के उद्योगों के बारे में जो डेलीगेट्स आएंगे, जो बिजनेसमैन आएंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्रीज के, वो आएंगे, उनको उसके बारे में जानकारी देंगे और अपने उद्योग, अपने अपने देश के उद्योगों के बारे में एग्जिबिट करेंगे। उसके साथ जो टिकट पवेलियन की बात है, उसमें खास नजर अगर हम देखें तो खास क्यूरियोसिटी की चीज रहेगी स्टार्टअप का जो पवेलियन है। स्टार्टअप के क्षेत्र में किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं, ना केवल गुजरात में बल्कि भारत एज अ होल, और उसके साथ ही किस तरीके का रिसर्च चल रहा है, कहाँ किन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को ये स्टार्टअप सॉल्व कर रहे हैं, वो एक बेशक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक जोन बनाया गया है जो गुजरात का एक्सपीरियंस जोन है। क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात की बात हो रही है, तो गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन बनाया गया है जहाँ पे आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन को भी डिस्प्ले किया गया है, प्राचीन संस्कृति को डिस्प्ले किया गया है, जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है, और उसके साथ ही जो टूरिज्म है उनके एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इतना ही नहीं, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी जो चीजें हैं उनको भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंस दी गई है इस गुजरात एक्सपीरियंस जोन में। तो गुजरात के जो कल्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है, गुजरात की संस्कृति हेरिटेज का गुजरात के डेवलपमेंट में, उस जर्नी को भी इसमें दिखाया गया है। तो ये कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। ई मोबिलिटी का भी एक एस्पेक्ट है जिसमें ऊर्जा की बात की गई है। ई मोबिलिटी पवेलियन के हिसाब से जो भारत में जो भविष्य का जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, उसके बारे में बताया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। तो अगर देखें तो जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स आएंगे, जो इंडस्ट्री और बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो उसके इंटरेस्ट को कैप्चर कर सकेगा। जी, निश्चित तौर पर ये 10वां वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट है। अगर पिछले 9 बार की बात करें, ये कहा जाए कि जो इसकी एक राह रही है, विकास गाथा रही है, उसको किस तरह से हमारे दर्शकों के साथ साझा करने चाहेंगे आप? क्या कुछ विशेष हासिल किया है इन वर्षों में? और साथ ही साथ अगर आप ये भी बता सकें कि इस बार का जो 10वां समिट है वो किन मायनों में विशेष होने जा रहा है? आपने कुछ अत्याधुनिक तकनीक और रिसर्चेस की बात की, उसके अलावा भी कुछ हमें जानकारी दे सकें। देखिए, इस बार अगर हम देखें तो आज का सबसे जो अहम चीज हमने देखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस अलग अलग सेक्टर्स के सीईओ से मिलना हुआ, वो खुद में एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैसेज ये है
कि हम पहले सेमीकंडक्टर्स को एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र में हम कितने आगे बढ़ सकते हैं और ये सही समय है और यही समय है जब हम सेमीकंडक्टर्स के क्षेत्र को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकें, वर्कफोर्स को स्किल कर सकें और उसके साथ ही हम किस तरीके से और ज्यादा प्लांट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर सकते हैं। माइक्रोन जैसी कंपनी गुजरात के सारणंद में इन्वेस्ट कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट कर रही है। इतना ही नहीं, उसका एक R&D यूनिट हैदराबाद में भी है जिसमें कि काफी ज्यादा लोग काम करते हैं। तो एक एस्पेक्ट अगर हम देखें तो पूरी तरीके से तैयारी अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरीके से जिसको जो शब्द कहा जाता है पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसको एक बहुत बड़ा आयाम दिया जा सकता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को उस पर फोकस है। दूसरा फोकस डीपी वर्ल्ड के भी सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, जो कि पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काम करता है। निखिल, गुजरात का जो कोस्ट लाइन है तकरीबन 1600 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है और वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। पोर्ट एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। डीपी वर्ल्ड का पहले भी कांडला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट रहा है। डीपी वर्ल्ड अब चाहता है कि वो इंडस्ट्रियल पार्क्स में भी गुजरात में इन्वेस्ट करे। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अहम है। कई MOUs भी साइन हो चुके हैं और कई हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट किया जा सकता है डीपी वर्ल्ड के तरफ से, जो कि पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है और पोर्ट डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करती है, तो ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट करती है। तो किस तरीके से पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो ताकि लॉजिस्टिक्स आसान हो सके, सप्लाई चेन सुदृढ़ हो सके, उसके ऊपर फोकस है। तीसरा एक सबसे अहम एस्पेक्ट बिजनेस के साथ साथ किस तरीके से एजुकेशन के बारे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वाइस चांसलर से मिले डेक्कन यूनिवर्सिटी के, वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो आना चाहती हैं भारत। और यहाँ भारत में जो भारत के जो छात्र जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, अब उन्हें जब धीरे धीरे जो बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं वो भारत आने लग जाएंगी, तो उनको न केवल भारत के जो छात्र हैं उनको फायदा होगा, बल्कि उसके साथ ही जो एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें या जो छात्र वहां नहीं जा सकते, जो भारत आ सकते हैं, वो भारत आके भी पढ़ सकते हैं। तो डेक्कन यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो आज जो वाइस चांसलर ने हमसे बातचीत में इस बात को कहा कि अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं होती तो मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता और जो डेक्कन यूनिवर्सिटी का कैंपस गिफ्ट सिटी में गुजरात के गांधीनगर में खुल रहा है वो नहीं खुल रहा होता। और केवल 2 महीने हुए हैं, उन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम साइबर सिक्योरिटी और बिजनेस एनालिटिक्स में, उस के लिए तकरीबन 500 से भी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और उसके साथ ही वुलुगोंग यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जो गिफ्ट सिटी में आएगी। तो ऐसे कर करके जो अगर हम देखें तो ना केवल बिजनेस एस्पेक्ट से, बिजनेसमैन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, बल्कि एजुकेशन के एस्पेक्ट को भी उन्होंने उतनी ही प्राथमिकता दी, क्योंकि उससे भी जिस तरीके की स्किलिंग की हम बात करते हैं, उससे हम जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात करते हैं, ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं और जो स्किल अभी की जरूरत है उसको डेवलप करने की बात करते हैं। और खासतौर पर जिस तरीके का ब्रेन ड्रेन की पहले बात होती थी कि भारत के छात्र बाहर जाके पढ़ते हैं और एक तरीके से उसको रिवर्स करने की कोशिश बेशक यहाँ पर नजर आती है। तो ऐसे कई इनिशिएटिव्स की भी बात कर रहे हैं। सुजुकी अगर बात करें, सुजुकी से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले। सुजुकी का और गुजरात का तकरीबन 6 दशकों का रिश्ता रहा है और ऐसे में इस जर्नी को और कैसे सुदृढ़ किया जाए, रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। जापान का हम जानते हैं क्योंकि सुजुकी जो है वो जापान की एक कंपनी है, तो सुजुकी का भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे एस्पेक्ट, कई एस्पेक्ट्स को कवर करता है वाइब्रेंट गुजरात। और जिस तरीके से निखिल हम बात कर रहे थे कि पिछले कुछ समय जो 2 बार वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट नहीं हो पाया, हालांकि 2 साल में 1 बार होता है और कोरोना काल के दौरान ये समिट ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था, इस बार इसी कारण से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ रहा है। और चूंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल डोमेन में काफी कुछ हो गया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ हो गया है और कोविड ने काफी हद तक बिजनेस का जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा बदल दिया है, या हम कह सकते हैं उसमें कई मल्टीपल्स उसमें तेजी ला दी है। तो उसको, उस एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अहम और बड़ा मौका है।
जी, निश्चित तौर पर एक बात आपने जैसा कि कही, और जिस तरह से भारत की इकॉनमी कुलाचे मार रही है, बिजनेस हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, और जो दुनिया भर में भारत के अर्थ जगत की जो है वो छाप देखी जा सकती है। ऐसे में जो इस तरह की समिट्स है उसमें भी ये साफ तौर पर परिलक्षित होता होगा कि किस तरह से इंडिया के साथ में बिजनेस करने के लिए जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसकी उसकी वो कितनी आतुर दिखती है। देखिए, इस बात का साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जैसे जापान है, जापान भी कई ट्रिलियन यन इन्वेस्ट करना चाहता है भारत में। हम देखते हैं कई ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि भारत का वर्कफोर्स आए। माइग्रेशन मोबिलिटी अग्रीमेंट हम कर रहे हैं कई देशों के साथ। हम कई देशों के साथ एफटीएज पाइपलाइन में है। उसके तो इससे बेशक पता चलता है कि इंडिया मीन्स बिजनेस, और गुजरात उसका एक, अगर हम कहें तो एक मॉडल है, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, व्यापार के क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे, तो बिजनेस में, एम्प्लॉयमेंट में और ऐसे अपॉर्चुनिटीज में कोई कमी नहीं आएगी। 2009 की अगर मैं बात करती हूँ निखिल, 2009 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था। उसके बावजूद वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अटेंडेंस थी, कई देश आए थे, कई देश के प्रतिनिधि आए थे, बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, ग्लोबल बिजनेस फ्रेटर्निटी आई थी, और 2009 का वाइब्रेंट गुजरात समिट काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। तो इससे ये पता चलता है कि व्यापार के अगर हम नए आयाम देते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खड़ा करते हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देते हैं, कई ऐसे ल्यूक्रेटिव और अट्रैक्टिव ऑप्शंस देते हैं अगर बिजनेसेस को, तो बिजनेसेस बिल्कुल आना चाहेंगी। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे देखते हैं, भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स के तौर पे देखते हैं। तो इन सभी एस्पेक्ट्स से अगर देखा जाए तो बिजनेसेस बेशक इंटरेस्टेड रहते हैं भारत में, कि भारत में जाकर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जाए। कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी भारत में खोले हैं पिछले ही कुछ साल में, और ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जी, एक चीज़ आपने और भी देखी है कि ये जो समिट है इसमें तमाम जो विदेशी मेहमान हैं उनमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल है, यूएई के राष्ट्रपति भी आज यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने देखा कि मोज़ाम्बिक और तिमोर लेस्ते के जो प्रमुख हैं वो भी आज रहे हैं। तो किस तरह से इसको देखते हैं कि एक अवसर के तौर पे बिजनेस की तो बात निश्चित तौर पर हो रही है, साथ ही साथ जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो भी परवान चढ़ रही हैं एक ऐसे माहौल में जहां पर सभी कहीं ना कहीं दुनिया को, जब देश को अपने अपने देश के बिजनेस की बात होती है तो दुनिया को विकसित करने की भी बात होती है। मेघना, बिल्कुल। और देखिए, अभी जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ईवी का एक जो पवेलियन है वो देख रहे हैं, उसके साथ एरोनॉटिक्स का, एविएशन के सेक्टर को देख रहे हैं। तो ऐसे कई पवेलियंस पर वो जा रहे हैं और वहां पर वो नजर बनाए हुए हैं, कई ब्रांड्स के पवेलियंस पर जा रहे हैं, कई चीजों को देख रहे हैं। वहां पर ईवी के बसेस की बात हो रही है, ड्रोन की बात हो रही है, हम बात करते हैं और कई चीजों के मैन्युफैक्चरिंग की, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। खास करके अब हम देखते हैं कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, कई यूनिकॉर्न्स भारत से निकल रहे हैं। भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं, भारत में ऑनलाइन हर एक स्टेटमेंट के सोल्यूशन के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप काम कर रहा है। मेडिसिन का क्षेत्र हो, टेलीमेडिसिन का क्षेत्र हो, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ई संजीवनी हो, ऐसे कई चीजें हैं जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, लेकिन उसके साथ ही जो प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने अपने ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके खुद सॉल्यूशंस लेकर आए हैं और वो सॉल्यूशन को वायबल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से इस ट्रेड शो की, ई मोबिलिटी जैसे ऊर्जा सक्षम की हम बात करते हैं, भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी इतना आवश्यक बन गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ई मोबिलिटी कितना अहम हो गया है, ये पता चलता है जब जैसे कॉप जैसे सम्मेलनों में जिस तरीके से सारे देश आते हैं और इस चीज पर चर्चा करते हैं, तो पता चलता है इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। अगर हम देखें तो
अगर हम देखें तो नए वाहन मॉडलों के साथ कई अत्याधुनिक चार्जिंग की टेक्निक, बेटर बैकअप वाली जो बैटरीज हैं जो ईवी में जो लगती हैं, और उसके साथ भी कई ब्रांड्स भी अपने एग्जिबिट को यहाँ पर डिस्प्ले कर रही हैं। उसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जो परिवहन है, जो ईवी है, उसमें किस तरीके से इनोवेशन से ज्यादा क्या नया इनोवेशन आया है, कहाँ कहाँ पे और ज्यादा इनोवेट किया जा सकता है, R&D को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, उस पर भी एक बहुत अहम फोकस है। नॉलेज इकोनॉमी स्टार्टअप्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, उसके साथ ही मेक इन गुजरात की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जहां पर कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की पहल की और कई उद्योगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की बात की, तो उसके बाद से किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत को और ज्यादा गतिशील बनाया जाए, उसके लिए ये एक पवेलियन भी तैयार किया गया है। सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, ऐसे भी कई विषयों पर भी इस ट्रेड शो में ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर सबसे अहम निखिल है कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन और हाइड्रोजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन ईंधन की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके फ्यूलिंग स्टेशन की बात करें, वो इंपॉर्टेंट है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे खड़ा किया जाए, ये कैसे मॉडल बन सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, तो स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बेशक बात होती है, और हमने देखा कि हाल ही में जब G20 की मीटिंग चल रही थी, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप में इन्हीं चीजों की चर्चा करते थे कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्मार्ट बनाया जा सके, सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जा सके। तो इन्हीं सब सॉल्यूशंस को बिजनेस मॉडल बनाकर एग्जिबिट किया जाता है, ताकि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सके, जो लोग रह रहे हैं, जो सिटीज को लिवेबल बनाया जा सके, और इससे एक रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके। जी, निश्चित तौर पर आपने आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप्स का जिक्र किया। एक जहन में ख्याल आता है, या लोगों को ऐसा लगता है कि जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो सब कुछ भारत में बना हुआ, सब कुछ भारत में का निर्मित, लेकिन जो विदेशी जो कारोबारी हैं उनके साथ में गठजोड़, उनके साथ में सहयोग और उनके साथ में तकनीक का आदान प्रदान से लेकर के बाजार का भी, जिसको कि भारत भी एक बाजार है और वहाँ पर भी एक बाजार ढूंढने की बात होती है। इस लिहाज से ये जो समिट है वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कितना एक कदम बढ़ाती हुई नज़र आएगी, आपको लगता है, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं और जो नए उद्यमी हैं उनकी बात करते हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हम अभी इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हम जानते हैं ये गुजरात की बात हो रही है, लेकिन देखिए आपने जब प्रश्न पूछा तब भी आपने एक एस्पेक्ट रखा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को सीधे तौर से लिंक किया जा सकता है कि जब गुजरात में जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट आते हैं या गुजरात में जिस तरीके का बिजनेस आता है, उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एक्सपेंशन जब कंपनियां करती हैं, अगर पहले गुजरात में आए उसके बाद अन्य राज्यों में भी एक्सपैंड करती हैं, तो इसका बेशक इम्पैक्ट राष्ट्रीय स्तर पर पड़ता है। और हम जब स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स की बात कर रहे हैं, फिनटेक के क्षेत्र में कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, कितने सारे स्टार्टअप्स हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ड्रोन्स हैं, उसके साथ ही कई ऐसे स्टार्टअप्स, अब देखिए जैसे भारत का स्पेस सेक्टर भी अब स्टार्टअप को खुल चुका है, स्काईरूट, अग्निकुल, ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं जो लोगों की जुबान पर इनके नाम है, और ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पेस सेक्टर में, और किस तरीके से स्पेस को भी प्राइवेट सेक्टर कितना ज्यादा उसको इस्तेमाल करके आगे स्टार्टअप बढ़ सकते हैं स्पेस के क्षेत्र में, वो भी एक बहुत अहम एस्पेक्ट है। तो अब कोई भी अगर हम देखें, ना केवल इन सब चीजों में, बल्कि ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को देश और दुनिया तक डिस्प्ले कर रही हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, गांवों तक उस रेवेन्यू को पहुंचा रही हैं। तो अगर हम देखें तो ना केवल एक ये स्टार्टअप का जो क्षेत्र है वो एक क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि इसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल तक और ग्लोबली भी होता है। जब गुजरात की बनी हुई चीज देश भर में जाती है और उसके बाद दुनिया भर में जाती है, या देश की किसी भी कोने में बनी हुई चीज एक कंपनी के जरिए या किसी एक वेंडर के जरिए विश्व भर में पहुंचती है, तो बेशक रेवेन्यू जनरेशन में बहुत ज्यादा मदद करती है, और उसके साथ ही उस चीज की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा करती है। तो ये जो इम्पैक्ट है, ये एक साइकिल है
जिसमें इम्पैक्ट हर किसी को होता है और जो भी इस साइकिल से जुड़े रहते हैं उन्हें इस प्रॉफिट साइकिल में एक बेनिफिट मिलता है। और इसी को कहते हैं कि वायबल बिजनेस क्रिएट करना, और जो कि गुजरात में जिसका कल्चर हमेशा से रहा है कि किस तरीके से बिजनेस में वायबिलिटी हो, क्या इसकी जरूरत है, कितनी जरूरत है, उसको कितना स्केल किया जा सकता है, उससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में लोग रखते हैं और इन सभी एस्पेक्ट्स को एक तरीके से जो बिजनेस, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो स्टेक होल्डर्स आते हैं ऐसे समिट्स में, वो ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढते भी हैं कि पता चले कि कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। जी, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं मेघना, वो बहुत चमक धमक के साथ में एक ट्रेड शो को परिलक्षित करती है, प्रदर्शित करती है। लेकिन इसके साथ मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं, समझाएं कि ये सिर्फ बड़े लोगों का, बड़े उद्यमियों का एक ट्रेड शो नहीं है, बल्कि इस बिजनेस से जो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो तमाम जो समिट है, ये इससे पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी को, जो आम आदमी है, वो भी इससे प्रभावित होता है और उसका भी कहीं ना कहीं इसमें उसकी भी एक हिस्सेदारी है। देखिए निखिल, जब हम देखते हैं यहाँ पर कि काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर जैसे इस ट्रेड शो में अगर मैं बात करूँ तो 13 डोम हैं और 1000-2000 एग्जिबिटर्स हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि कितनी वैरायटी भी यहाँ पर है। जो अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेसेस को डिस्प्ले करने की, बड़ी सी बड़ी कंपनियां हैं, आप देख सकते हैं रिलायंस, अदानी, टाटा, ऐसे कई कंपनियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। उसके साथ ही विदेशी कंपनियां भी हैं, देश की भी कंपनियां हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एमएसएमई का कई मंत्रालयों ने भी अपने यहाँ पर एग्जिबिट लगाए हुए हैं। गुजरात का एक एक्सपीरियंस जोन है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी निखिल कि हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक स्टेक होल्डर के लिए जिसको जिस क्षेत्र में दिलचस्पी है, सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेशक मौजूद है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, अगर हम बात करते हैं कोलैबोरेशन के हिसाब से, बायर वेंडर के बीच बातचीत, मीटिंग, ये सब का सिलसिला इन्हीं सब ट्रेड शोज में शुरू होता है। और इसका उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं जब इस ऐसे ग्लोबल ट्रेड शो पिछले वाइब्रेंट गुजरात समिट में हुए हैं। जी, दरअसल मैं ये भी बताना चाह रहा था कि जिस तरह से ये सारे बिजनेसेस हैं, ये ओवरऑल जो जब कंट्री के इकॉनमी को इम्पैक्ट करते हैं तो उसका असर देश के हर हिस्से पर, हर व्यक्ति पर, हर कोने पर पड़ता है, जिसको आपने भी बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ये बात भी समझना चाहेंगे कि 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल गुजरात समिट की शुरुआत की थी। 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस जर्नी को भी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से ये 2 दशक कई मायनों में देश के लिए मार्गदर्शक के तौर पर साबित हुए हैं। गुजरात ने एक तरह से लीड करते हुए कहीं ना कहीं ये बताया है कि किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरह के एवेन्यूज़ को आगे कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। देखिए निखिल, अगर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो पिछले वर्ष ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपने 20 वर्ष पूरे किए हैं। ये 20 वर्ष जो पूरे हुए हैं वो एक बहुत लंबी जर्नी रही है और इतनी आसान जर्नी भी नहीं रही है। जो लोग गुजरात को जानते हैं, जिन लोगों ने गुजरात को देखा है, अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2001 का वो भयावह भूकंप आया कच्छ का, 2002 में फिर जिस तरीके का अगर हम देखें तो गोधरा कांड हुआ और बाद जो एक तस्वीर है पूरी तरीके से बदल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी कोशिश की कि किस तरीके से बिजनेसेस को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए, किस तरीके से पूरे राज्य का माहौल बदला जाए और राज्य को प्रगति की दिशा में ले जाया जाए। उसके लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बहुत ही हम्बल शुरुआत हुई अहमदाबाद के साइंस सिटी में। एक छोटी सी जगह लेकर एक टेम्पररी सा एक अगर हम देखें तो टेंट जैसा स्ट्रक्चर लगाकर, और वहां पर वाइब्रेंट गुजरात का समिट हुआ था, जहां पर कुछ देश आए थे, थोड़े डेलीगेट्स आए थे, कुछ इन्वेस्टर्स आए थे। और उसके बाद से लेकर लगातार जब देखा गया कि धीरे धीरे करके 2009 का जब सक्सेस देखा, लगातार इस पे डटे रहे, उसके बाद ये सक्सेस आज देखने मिल रही है कि हजारों की संख्या में डेलीगेट्स आते हैं,
कई मतलब अगर हम कहें दर्जनों देश इसमें हिस्सा लेते हैं, दर्जनों देश पार्टनर कंट्रीज बनते हैं, तो उससे इसकी सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। और अगर मैं इसकी एक झलक दिखाऊं, आप अगर यहाँ पर दर्शकों को बताऊं कि कल की ही अगर हम बात करें तो कल इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का इनॉग्रेशन होगा और इनॉग्रेशन के साथ साथ ही कई सेमिनार्स होने वाले हैं, कई कंट्री सेमिनार्स होंगे। बात होगी अगर हम देखें तो कल एक कंट्री सेमिनार होने वाला है जापान का, कि उसमें बातचीत होने वाली है कि अगला फेज जापान कहाँ मेक इन इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कहाँ पर जापानीज जो कंपनीज हैं वो अपनी भारत में प्रेजेंस को बढ़ा सकती हैं, अपने को बढ़ा सकते अलग अलग क्षेत्रों में, डिजिटल हो, ग्रीन एनर्जी हो, सेमीकंडक्टर्स हो, ऐसे इमर्जिंग सेक्टर्स में। तो इस पर एक कंट्री सेमिनार होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयरक्राफ्ट, एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग, एमआरओ की अपॉर्चुनिटीज में भी किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जा सके, एयरक्राफ्ट एंसिलरी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, उसमें भी बातचीत होगी। इसमें कैसे एरोस्पेस इकोसिस्टम में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, उसके ऊपर बातचीत होगी। उसके अलावा देखें तो ऑस्ट्रेलिया का भी एक इवेंट है जो कंट्री सेमिनार है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ये बात करेगा कि कहाँ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्टडी और टूरिज्म, इन चीजों, इन मेन एस्पेक्ट्स पर बातचीत होगी। उसके अलावा भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखें तो धोलेरा गुजरात में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है धोलेरा, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिजनेसेस। इसके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज होगा जिसमें कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग मेट्रो और मेगा सिटीज को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर बातचीत होगी, कैसे ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज अहम होंगी और धोलेरा जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वो किस तरीके का होगा, उस पर बातचीत होगी। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर चर्चाएं होनी है। कई यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का भी एक इवेंट है, उसके साथ ही सिंगापुर कंट्री स्टार है, इंडो जर्मन पर्सपेक्टिव पे भी एक सेमिनार है। तो कई ऐसे सेमिनार्स हैं, यूके का कंट्री सेमिनार, वियतनाम का इंडिया बिजनेस फोरम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातचीत। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और अगर हम देखें तो इसमें वो बिजनेसेस को बढ़ावा मिल सके, इस पर इस पूरे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में 3 दिन का 10, 11 और 12 तारीख को जो ये समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है उसमें फोकस रहेगा और साइमल्टेनियसली ही कई सेशंस चलेंगे जिसमें इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को भी उठाया जाएगा। जी, निश्चित तौर पर आपने ये कहा कि 2001 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से ये ग्लोबल समिट की शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से की गई। आपको लगता है कि एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है इस तरह के आयोजनों को न सिर्फ करना बल्कि उनको आगे बढ़ाना और जो उनका असल मकसद है उसको भी हासिल करना? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो अगर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की बात करते हैं तो निखिल, आपका भी एक लंबा तजुर्बा रहा है। आपने भी देखा होगा कि इस किस्म के समिट की उस समय 2003 के आसपास बात नहीं होती थी कि कैसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाए, और क्योंकि आजकल कई तरह के एप्रीहेंशन रहते थे कि क्या लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्या एक इवेंट में मात्र आकर क्या बड़ी बड़ी डील साइन हो सकती हैं, क्या इस तरीके से लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्या अड़चनें हो सकती हैं, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं। वो उन सभी अड़चनों को पार कर ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने ये सफर को तय किया है। इस सफर को अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कहाँ जहां एक तरीके से कुछ देश इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे, आज हर क्षेत्र में कई दर्जन देश हैं जो गुजरात में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हम जानते हैं यूएई के राष्ट्रपति नायन आज आ रहे हैं, आज वो गुजरात आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेंगे। एक रोड शो भी होने वाला है, यहाँ पर भी काफी ज्यादा भीड़ है। लेकिन अगर हम देखें तो पूरे भारत में यूएई का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी राज्य में है तो वो गुजरात है। जापान का
कई दशकों का, तकरीबन 6 दशकों का रिलेशनशिप गुजरात के साथ रहा है। अगर हम देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका एसोसिएशन गुजरात के साथ रहा है। फार्मास्यूटिकल्स की क्षेत्र की बात करें और कई ऐसे जो क्षेत्र हैं, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की जो क्षेत्र हैं, उनमें खासकर की। तो ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं जिसमें गुजरात ने धीरे धीरे करके एक फोकस रखा कि कैसे इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाया, किस तरीके से प्राइवेट एंटिटीज को फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टर्स को कैसे यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाए। तो हर तरीके से जो दृढ़ इच्छा शक्ति की आप बात कर रहे हैं निखिल, वो थी, तभी ये इतना लंबा सफर तय हो पाया। कई अड़चनों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर पिछले साल, जब 20 साल पूरे हुए थे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के, तो उसी साइंस सिटी में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से। और इन खट्टी मीठी यादों में कई बार ऐसा भी होता था कि इन्वेस्टर्स को कहा जाता था कि आप इन्वेस्ट ना करें, इन्वेस्टर्स को धमकाया जाता था, डराया जाता था कि गुजरात में इन्वेस्ट ना करें। तो उन सभी अड़चनों को पार करके वाइब्रेंट गुजरात आज जहां खड़ा है, वो ना केवल गुजरात की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, बल्कि पूरे देश की इकोनॉमी को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस काफी ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और ऐसे समिट कई एक तरीके का ऐसे समिट, ये जो समिट है ये प्रेडिसेसर के तौर पर, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी राज्य अपना बिजनेस समिट करता है। जी, निश्चित तौर पर। अगर इस ग्लोबल समिट की बात कही जाए, मेघना, गुजरात जो है जिस तरह से पूरे देश भर में या ये कहें कि तमाम विदेशों में भी एक विकास का रोल मॉडल बनकर उभरा है, इस तरह के समिट्स जो है और जो पॉलिसीज़ है बिजनेस को लेके, वो एक बड़ी भूमिका निभाती हैं इसके लिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा, अगर हम कहें तो योगदान है गुजरात में। जिस तरीके से कंपनीज ने, अगर हम देखें तो टाटा को जब प्लांट सेटअप करना था तो गुजरात ने एक जगह दी। कई बार ऐसा, कई ऐसे अगर हम देखें तो कंपनीज को गुजरात ने जगह दी, कई तरीके के उनको बेनिफिट्स दिए ताकि वो यहाँ पर आए, यहाँ पर रोजगार जनरेट करें। तो एक चीज ये बेशक है कि कोई भी जब कंपनी प्लांट लगाती है, अगर हम देखते हैं तो साणंद में जो प्लांट बन रहा है माइक्रॉन का, वहां पर भी आसपास के लोगों को रोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम देखें तो वहां पर एक अटल टिंकरिंग लैब को भी चला रहा है माइक्रॉन, जो साणंद में है। तो ये ऐसे कई ऐसे ऑप्शंस हैं जो ना केवल एक डेवलपमेंट कंपनी के लिए, ना केवल एम्प्लॉयमेंट के लिए, बल्कि जब कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हिस्सा बनाती हैं तो उस पूरे क्षेत्र का भी जो एक तरीके से कहते हैं डेवलपमेंट होता है और बेनिफिट होता है। जी, जब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अमृत काल का हमारा सफ़र जारी है, विकसित भारत बनाने का संकल्प हमने लिया है और जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं हम। ऐसे में जो इस तरह की समिट्स हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है और देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके लिए कितना बड़ा एक एग्जाम्पल सेट करती हैं कि गुजरात से सीख लेनी चाहिए, गुजरात को देखकर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और इसका देखिए ये चूंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो एक प्रेडिसेसर के तौर पर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने अपना मार्क छोड़ा है, एक ब्रांड बन के उभरा है। तो जब भी कोई राज्य बिजनेस समिट करता है या ऐसे इन्वेस्टर्स मीट करता है, ऐसे ग्लोबल समिट करता है इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, उनको इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट करने के लिए, या भले वो नेशनल हो या ग्लोबल हो, वो वाइब्रेंट गुजरात का एक मॉडल बेशक अपनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कई चीजों को बहुत एक ऐसे एस्पेक्ट से देखा गया लॉन्ग टर्म सोच के हिसाब से। पहले जब 2003 का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ था, उस समय एक टेम्पररी स्ट्रक्चर था, टेम्पररी सा एक स्ट्रक्चर बनाकर वहां पर समिट किया गया था। कोशिश की गई थी कि अच्छा हो, जितना सुविधाएं थी उस हिसाब से सब कुछ करने की कोशिश की गई। आज वो समिट एक परमानेंट स्ट्रक्चर में होता है। इतना बड़ा महात्मा मंदिर का कन्वेंशन हॉल बनाया गया है, वो एक परमानेंट स्ट्रक्चर में हर 2 साल में होता है।
कोरोना काल को अगर निकाल दें तो हर 2 साल में इसे आयोजित किया गया है। और अक्सर ये जनवरी के समय होता है, जहां पर काइट फेस्टिवल भी गुजरात में हो रहा होता है। तो लोग ना केवल बिजनेस के लिहाज से आए, बल्कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो कल्चर है, उसमें भी घूमे, जाने, एक्सप्लोर करें क्या है गुजरात में। तो उसके बारे में, उससे भी काफी ज्यादा एक इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ की इकोनॉमी पे, टूरिज्म प्रमोट होता है। और उसके साथ ही ये जो समय है, ये कच्छ में रणोत्सव का समय है। तो किस तरीके से अगर जो डेलीगेट्स आते हैं उनको कई बार वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कि वो रण जाएं, रण देखें, जो रणोत्सव है उसका आनंद उठाएं। तो कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जिनको प्रमोट करने के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं निखिल, बेशक ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसको कई साल लगे हैं बनने में, और ये बेशक एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हुआ है। और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे इंडेक्स बी की अगर बात करें जो आयोजित करता है, गुजरात सरकार के कई विंग्स हैं जो इसमें लगते हैं, और उसके साथ ही कई कंट्रीज को रीच आउट करना पड़ता है, कई लोगों को इनवाइट एक्सटेंड करना पड़ता है, कई कंपनीज को इनवाइट करना पड़ता है, कई जो एग्जिबिटर्स हैं वो अप्लाई करते हैं। उनमें से जो एग्जिबिटर्स, हमें कल ही जो जनरल मैनेजर है इंडेक्स बी के, वो बता रहे थे कि अब उनके पास एक स्टॉल लगाने की भी जगह नहीं बची है इस ग्लोबल ट्रेड शो में, जिससे पता चलता है कि कितना बड़ा सक्सेस है और कितना ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करता है और कितनी ज्यादा डिमांड है इस ट्रेड शो की। क्योंकि लोग देखने आना चाहते हैं, लोग जानने आना चाहते हैं, लोग सीखने भी आना चाहते हैं। तो इसलिए भी कई मायनों में जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो इस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के आसपास लिंक्ड हैं, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, इस बार समिट की जो थीम है गेटवे टू द फ्यूचर, किस तरह से ये परिलक्षित हो रहा है इस समिट में, और ख़ासतौर पर जो आज जो ट्रेड शो है उसको देख करके आपने शुरुआत में बताया था कि चाहे वो एआई का क्षेत्र हो या जो आधुनिक तकनीक हो, जो नए नए रिसर्चेस हैं, उसको भी अब शामिल किया जा रहा है इस तरह के समिट में। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जो नए क्षेत्र हैं, जब हम गेटवे टू द फ्यूचर कहते हैं, तो हम बेशक इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि आगे आने वाले या आगे जो टेक्नोलॉजीज बढ़ने वाली हैं, जिन चीजों को आगे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जिन चीजों को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है, उन पर फोकस रहेगा। तो बेशक जैसे ईवी का क्षेत्र है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आईटी, आईसीटी, एआई, और ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, सस्टेनेबल सोल्यूशंस की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, एमएसएमईज हो, ब्लू इकोनॉमी हो, मैरिटाइम हो या एरोस्पेस हो, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अगर देखें तो भविष्य की जब हम बात करते हैं तो ये बेशक जो तकरीबन 2 एडिशंस जो नहीं हुए थे वाइब्रेंट गुजरात समिट के, ये एक ऐसा एडिशन है जो पिछले समिट की भी कमी पूरी करेगा, बट आगे के समिट के लिए भी एक टोन सेट करेगा। जी जी जी, निश्चित तौर पर। तो ये भी समझना चाहेंगे कि किस तरह से जब हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा वाइब्रेंट गुजरात समिट है, इसमें हम आत्मनिर्भर भारत से लेकर के और मॉडर्न भारत की बात करते हैं, हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम फ्यूचर के भारत की बात करते हैं। किस तरह से ये जो आम लोग हैं इसको इस समिट से अपने आप को जोड़ सकते हैं, कैसे इसको देखेंगी मेघना? मेघना, आप हमारे साथ हैं? मेघना का संपर्क हमारे साथ फ़िलहाल नहीं हो सक रहा है, लेकिन हम जल्द ही उनके साथ जुड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम आपको बता दें कि वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो का इस समिट के तहत उसका उद्घाटन किया है। और तिमोर लेत्से और मोज़ाम्बिक के राष्ट्रपति इस मौके पर मौजूद रहे हैं। एक स्मारक टिकट और एक सिक्का भी प्रधानमंत्री ने जारी किया है। तो ये 10वां संस्करण है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है। और इस मौके पर दुनिया भर से गुजरात पहुंचे जो कारोबारी हैं, निवेशक हैं, उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। और इसके साथ ही जो 4 राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ 32 सहभागी देशों के प्रतिनिधि इस
जो ये सम्मेलन है इसमें मौजूद रहेंगे, इस समिट में मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम ये समिट है इस लिहाज से भी कि ये 10वीं समिट है। 20 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। और हमारे साथ में मेघना देव हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। मेघना, एक बार हम फिर से जानना चाह रहे थे कि इस समिट के बारे में जब हम बात करते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं, जब हम बात करते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम अमृत काल की बात करते हैं, जब हम तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बढ़ने की बात करते हैं, तो इस तरह के जो आयोजन हैं वो किस तरह से आम लोग उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं? कैसे आप देखेंगे कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो भारत को एक जिसको कहते हैं कि लीप फॉरवर्ड वो ले जाने की दिशा में काम करते हैं? बिल्कुल, इनका एक बेहद अहम रोल है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो ना केवल ग्रोथ अगर हम देखें तो बिजनेसेस का, बल्कि स्टेट स्पेसिफिक भी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अहम है। अगर हम देखते हैं तो देखिए 12 तारीख को जो आखिरी दिन होगा इस समिट का, इसमें कई अगर हम देखें तो स्टेट सेमिनार भी होने वाले हैं। ना केवल गुजरात संबंधित बल्कि अलग जो राज्य हैं वो अपने स्टेट सेमिनार भी करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक स्टेट सेमिनार आयोजित होगा, जिसमें कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, कई क्षेत्रों में जैसे हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिज्म हो, एग्रो फूड प्रोसेसिंग हो, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, चाय का जो क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्रों में किस तरीके से क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या बिजनेस वहां पे किए जा सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट लाया जा सकता है, कैसे कोलैबोरेट किया जा सकता है, उस पर एक सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो भी मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक स्टेट सेमिनार होगा। उसके साथ ही अगर हम देखते हैं तो गुजरात के हिसाब से गुजरात चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन डेस्टिनेशन बनने की ओर है, तो उसके ऊपर भी एक सेमिनार होगा जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से एक्सपर्ट्स हो, स्टेक होल्डर्स, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स और पॉलिसी मेकर्स बात करेंगे कि क्या क्या क्षेत्र हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, किन किन तरीके के चीजों को लाया जा सकता है, इस पर बातचीत होगी। अगर हम देखते हैं तो क्लीन एनर्जी के ऊपर भी बातचीत होनी है, जो भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके साथ ही चूंकि एमएसएमईज की हम बात कर रहे थे निखिल, तो विकसित भारत की जब हम बात करते हैं तो इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दो टर्म्स हमेशा हम इनको मेंशन करते हैं। तो ऐसे में जब 2047 तक की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रैटेजी, ये बहुत अहम स्ट्रैटेजी हो जाती है कि जो विजन है हमारा 2047 तक का, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ, इन दोनों को प्राथमिकता मिले। तो इसके लिए एक एमएसएमई कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें एक इकोसिस्टम की बात होगी कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी अपनाकर अलग अलग तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है राष्ट्र के तौर पर और इन बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर मेघना।